हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक इतिहास। भारतीय आधुनिक इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम लोग जो हमारा लाइव सेशन जो रहेगा वो बेसिक फंडामेंटल रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। हमारा देखो जो आधुनिक इतिहास है उसमें काफी गहराई से पढ़ना है, काफी कुछ है। तो अगर आपको लोगों को इतिहास अगर जानना है तो आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी होगा। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अगर इसका बेसिक फंडामेंटल आपको जो क्लियर नहीं होगा, जो आधार क्या है इसका जब क्लियर नहीं होगा, तो आप लोगों को ये आधुनिक इतिहास समझ में नहीं। आधुनिक इतिहास क्या, आप कोई सा भी इतिहास पढ़ ले, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, जब आपका बेसिक ही नहीं कंप्लीट होगा, जब बेसिक आधार ही नहीं आपको मजबूत होगा, तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो देखो हमारे पास ये है, मेरे पास अभी है स्पेक्ट्रम का आधुनिक इतिहास, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, भारत का इतिहास। देखो ये जो जितनी मोटी है दिखने में लग रही है, जितनी इसका मोटाई है, उतना मोटाई एक्चुअल में है नहीं। मतलब कहने का मतलब इसमें जो जितनी भी बातें लिखी हुई है वो सभी बातें आपको जानना जरूरी नहीं है। एग्जाम में क्या आना है क्या नहीं आना वो मुझे पता है, इसमें से क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना वो मुझे पता है। आप लोग शायद इसको नहीं जानते हो। जो जितनी मोटी इसमें बुक है, इतनी मोटी बुक में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इग्नोर करना है, कुछ ऐसी बातें जो आपको अवश्य इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आपको मतलब पढ़ाई करना है। तो किस पार्ट को छोड़ना है, किस पार्ट को पढ़ाना है वो मुझे पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक इतिहास। ये देखो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का आधुनिक इतिहास बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री बुक है। चलो इस बुक को हम साइड में करते हैं, अपना लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लाइव सेशन रहेगा वो बेसिक फंडामेंटल रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मॉडर्न हिस्ट्री बेसिक स्ट्रक्चर। देखो आधुनिक इतिहास जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारा आधुनिक इतिहास से 15वीं शताब्दी में यूरोप की स्थिति। तो हमारा ये 5 पॉइंट लिखा हुआ है, 15वीं शताब्दी में यूरोप की स्थिति। दूसरा नंबर में लिखा हुआ 15वीं शताब्दी में भारत की स्थिति, यानी कि ये जो 15वीं शताब्दी में यूरोप की स्थिति कैसी थी, उस समय क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, यूरोप किस लेवल तक, किस हद तक वो अपना देश का डेवलप कर चुका था, विकास कर चुका था, तो उसके बारे में पढ़ना है। सेकेंड लाइन में लिखा भारत की स्थिति, 15वीं शताब्दी जो चल रही थी तो भारत की स्थिति कैसी थी, उसका विकास किस लेवल का था, वहां पर व्यापार चल रहा था नहीं चल रहा था, ये व्यापार चल रहा था किस देशों से चल रहा था, व्यापार का संबंध क्या था, किस लेवल तक गया था ना, तो इसके बारे में पढ़ना। आर्थिक विकास के बारे में पढ़ना है, वहां का सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा था, वहां पर शासन कौन कर रहा था, वो सब पढ़ना है। और उसके बाद हम तीसरा नंबर देखते हैं यूरोप के बाजारों में भारतीय मसाले एवं कपड़ों की मांग। देखो हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री जब बात करते हैं, आधुनिक इतिहास की बात करते हैं, तो शुरुआत होता है जैसे कि वास्को डी गामा आता है भारत की खोज करने के लिए। तो भारत की खोज तो खैर उसके लिए खोज था, हमारे लिए तो खोज था नहीं, क्योंकि भारत तो पहले से एग्जिस्ट करती थी, पहले से उसका स्थायी पता था, सब कुछ था, लंबाई चौड़ाई पहले से एग्जिस्ट करता था, मतलब पृथ्वी पर पहले से ही भारत मौजूद था। वो नए रास्ते से खोज करके आया था वास्को डी गामा, इसलिए उसके लिए था कि भारत की मैंने खोज कर दिया। भारत की दरअसल खोज नहीं की गई थी, नए रास्ते का खोज किया गया था। तो वास्को डी गामा जब भारत आया था तो किस मकसद से आया था? देखो पहले से उसका तो व्यापार चल रहा था, लेकिन किसी कारण असर मार्गों से चल रहा था, लेकिन किसी कारण से उसका तो रुक गया था। तो जो व्यापार करने के लिए आया था, जो भारत से आया था, तो उस समय जब भारत से जो व्यापार करने के लिए आया था तो ज्यादा डिमांड क्या था? वास्को डी गामा जो ट्रेड करने के लिए आया था, व्यापार करने के लिए आया था, तो उसका क्या मांग था, भारत से क्या डिमांड कर रहा था? तो भारतीय मसालों का डिमांड करता और सूती वस्त्र का, कपड़े की मांग थी उसकी। है तो तीसरा नंबर में ये क्लियर करना है। चौथा नंबर में देखने वाले हम लोग यूरोप में नवीन मार्गों की खोज, नवीन मीन्स नए मार्गों की खोज। वो यूरोप में जब पुनर्जागरण स्टार्ट होता है, वहां पर जो नया शासक आता है, हेनरी नाम का कोई नया शासक आता है, उसको जो द नेविगेटर का उसको टाइटल मिलता है ना, हैशटैग उसको मिलता है ना द नेविगेटर से। द नेविगेटर क्यों? क्योंकि वो नए नए रिसर्च करता था, उसका जो माइंडसेट था उसको साइंटिफिक जैसा माइंड था, वैज्ञानिक चीजों में ज्यादा रिसर्च करता था, उसको जो खोज करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रुचि थी। तो नवीन और साथ साथ वो नए नए रास्तों का भी खोज करता था, नए नए जहाजों का भी निर्माण करता था, नए नए रास्तों का भी निर्माण करता था। दिशा सूचक यंत्र को जो उसने बनाया था ना, मतलब कि वो नए नए जो दिशा सूचक यंत्र, उसके पास ऐसे सिस्टम था, ऐसा मतलब वैज्ञानिक को जो आविष्कार किया था, अपने माइंड को इस तरीके से डेवलप कर लिया था कि वैज्ञानिक सब जो वहां पर जो राजा थे, प्रजा थे, सभी का माइंडसेट एक समझ जाओ वैज्ञानिक की तरह सोचने लगे थे। वो नवीन विचारों का उदय हो चुका था उस समय, जब वो हेनरी द नेविगेटर वहां पर आया था, शासक बना था। तो यूरोप में नवीन मार्गों की खोज, इस समय पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी, जिसकी वजह से उस समय शासक कौन था? हेनरी द नेविगेटर था, उसका असल नाम हेनरी ही था।
तो हेनरी था उसका नाम था। तो उस समय वैज्ञानिकों का जो कल्चर था वहां पर बदल गया था, वहां का कल्चर ही वैज्ञानिक रूप से हो चुका था। तो इसी समय पुर्तगालियों को भारत में प्रवेश हुआ था 1498 ईस्वी में न, तो पुनर्जागरण भी स्टार्ट हो चुका था। और इसी समय के अंतराल में भारत में पुर्तगालियों को प्रवेश हुआ था। जो पहला शासक था, पहला ट्रेडर था, पहला व्यापारी था वास्को डी गामा। शासक नहीं था, ट्रेडर था, व्यापारी था। तो पुर्तगाली से प्रथम आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में आया था भारत में। सबसे पहले आया था वास्को डी गामा, सबसे अंत में गया था 1961 ईस्वी में, मतलब कि आजादी के बाद भी उसने शासन किया था। शासन नहीं किया तो उसमें ट्रेड करता रहा था और शासन भी कर रहा था, वो आगे मैं डिटेल्स में बताऊंगा। 5वां नंबर पर है यूरोपियन का भारत में व्यापार और उनका संघर्ष। देखो, यूरोपियन का भारत में व्यापार तो चल रहा था, जो ट्रेडर्स आ रहे थे तो भारत में तो व्यापार कर ही रहे थे, साथ साथ उनका आपस में ही संघर्ष था। बहुत अरब देशों से संघर्ष था। बहुत सारे देखो व्यापारी लोग आए थे, देखो पुर्तगाल से आए थे वास्को डी गामा, तो पोर्टुगीज भी आए थे, पुर्तगाल से आए थे, डच भी आए थे और अंग्रेज भी आए थे। उसके बाद अंग्रेज के बाद ये डेनिश भी आए थे और फ्रांस भी आए थे। तो ये सब आपस में ही संघर्ष कर रहे थे, लेकिन लास्ट में कौन सा कंपनी टिकी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश का यानी अंग्रेज लोग टिके थे। ये हम टॉपिक को 5वें नंबर पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। 15वीं शताब्दी में यूरोप की स्थिति, भारत की स्थिति बाद में देखेंगे। 15वीं शताब्दी में यूरोप की स्थिति देखो, तो यूरोप की जो 15वीं शताब्दी है, 15वीं शताब्दी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 12वीं और 13वीं शताब्दी में लेकर चलता हूँ। यूरोप की क्या स्थिति थी 12वीं और 13वीं शताब्दी में? यूरोप का जब 12वीं और 13वीं शताब्दी चल रही थी, लगभग 13वीं शताब्दी जब चल रही थी, तो उस समय धर्म का काफी उदय हो चुका था, धर्म आंदोलन का भी काफी उदय हो चुका था। लगभग उसी समय नए नए विचारों का भी उत्पन्न हो चुका था, नवीन विचारों का उत्पन्न हो चुका था, अलग अलग कल्पनाओं के आधारित जो चलने वाले व्यक्ति थे उसका भी उदय हो चुका था, नए नए विचारों का, नए नए कल्पनाओं का भी उदय हो चुका था। लेकिन जो व्यक्ति अपने धर्म के आधार पर चलने वाले जो व्यक्ति थे, धर्म के विचाराधीन चलने वाले व्यक्ति थे, उसको गलत रूप से असत्य ठहराया गया था, उसे असत्य ठहराया गया था। अंततः यही हुआ था, जो धर्म के आधार पर, धर्म के अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर जो व्यक्ति चल रहे थे, उन्हें नवीन विचारों के माध्यम से, नए नए कल्पनाओं के विचारों के माध्यम से उन्हें असत्य ठहराया गया था। तो इसी प्रकार 13वीं शताब्दी में धर्म आंदोलन का उदय तो हुआ ही था, इसके साथ साथ नए विचारों का भी उत्पन्न हो चुका था। लेकिन अब हम चलते हैं 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में हम लोग चलते हैं, देखो पहले से ही 13वीं शताब्दी से ही धर्म का आंदोलन का उदय हो चुका था, नए नए विचारों का भी उत्पन्न हो चुका था। जब 15वीं शताब्दी की जब शुरुआत होती है तो आधुनिकता के पहले चरण पर पहुंच चुका है यूरोप आधुनिकता के पहले चरण पर ही पहुंच चुका है, फर्स्ट पेज पे पहुंच चुका है यूरोप वाले 15वीं शताब्दी की शुरुआत होते होते। लेकिन जो बाकी सारे देश थे, जो पृथ्वी पर जितने भी देश एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी देश है, सब अभी मध्यकाल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सभी का सभी मध्यकाल में ही है। लेकिन यूरोप देखो कितना डेवलप कर चुका था उस समय। 15वीं शताब्दी स्टार्ट होते ही होते वो आधुनिकता के पहले चरण पर ही फर्स्ट पेज में पहुंच चुका था, पहले चरण पर पहुंच चुका था। लेकिन देखो नहले पर दहला तब हो गया जब अभी तो चल रहा था पहले चरण पर, आधुनिकता के पहले चरण पर चल रहा था, लेकिन नहले पर दहला तब हो गया जब वहां पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई। इन दिनों राजा ही नहीं बल्कि वहां की प्रजा भी नए नए चीजों को जानने के लिए उत्सुक हो चुके थे, नए नए प्रकार के चीजों को जानने के लिए उत्सुक हो चुके थे। क्योंकि देखो 15वीं शताब्दी में जो यूरोप जैसे ही अपना कदम रखा था तो पहले ही आधुनिकता के चरण पर पहुंच चुका था। अभी देखो अभी सारे देश मध्यकाल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सभी का सभी मध्यकाल में है, लेकिन यूरोप आधुनिकता के मतलब आधुनिक के चरण में, आधुनिक काल में वो हिल चुका है, आधुनिक काल में वो प्रवेश कर चुका है ना। तो आधुनिक काल में जो प्रवेश कर चुका है तो इसका सिंपल सा फंडा है कि सभी देशों से वो आ गया। और ये हमारी देखो ये पूरा संसारिक सत्य है, इसे मानो या ना मानो लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा। संसारिक ये सत्य है, पूरा संसार भर में ये सत्य है। जो व्यक्ति आगे रहता है अपने पिछले वाले व्यक्ति को ही दबाता है ना, आगे वाले व्यक्ति को नहीं दबाता, पिछले वाले ही व्यक्ति को दबाता है। तो यहाँ से ये संभावना क्लियर होती है, यहाँ से ये संभावना क्लियर होती है और ये फिक्स होता है कि आने वाले समय में यूरोप कई देशों को गुलाम बना सकता है, क्योंकि वो आधुनिकता के अभी से ही 15वीं शताब्दी में आधुनिकता काल में प्रवेश कर चुका है। अब बाकी सब जीवन व्यतीत कर रहे हैं मध्यकाल में, सारे अभी मध्यकाल में ही है, लेकिन यूरोप वाले अभी 15वीं शताब्दी में ही आधुनिक काल में प्रवेश कर चुके, तो कहीं ना कहीं वो उनसे आगे हैं। देखो यहाँ तो बात तो ठीक थी कि अभी 15वीं शताब्दी का जब शुरुआत हुआ तो यूरोप वाले भी आधुनिकता काल में चले गए, यहाँ नए नए विचारों का उत्पन्न हो चुका था, नए नए विचारों का भी उदय हो चुका था, धर्म आंदोलन तो पहले चल रहा था, तो यहाँ पर नए नए चीजों की खोज शुरू होने, यहाँ पर देखो राजा भी और प्रजा
प्रजा भी दोनों उत्सुक थे नई नई चीजों को जानने के बारे में, सीखने के बारे में, नई नई चीजों को आविष्कार करने के बारे में, है ना, नई नई चीजों को उत्पन्न करने के बारे में पहले से राजा उत्सुक था और प्रजा भी उत्सुक था। लेकिन देखो राजा के साथ साथ प्रजा भी यहाँ उत्सुक रहते थे कि नई नई चीजों के बारे में जाने, नई नई चीजों के बारे में आविष्कार करे, नई नई जगह पर जाए। यहाँ राजा और प्रजा दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर उत्सुक रहते थे, नई नई चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते थे। तो देखो आधुनिक काल में प्रवेश भी कर चुका, सारी दुनिया भी मध्यकाल में, सारी दुनिया भी मध्यकाल में और यूरोप वाले आधुनिक काल में प्रवेश कर चुके। यहाँ राजा भी खुश, प्रजा भी खुश। राजा भी जानने के लिए नई नई चीजों के बारे में आविष्कार करने में उत्सुक रहता है, हैप्पी रहता है। यहाँ प्रजा भी हैप्पी रहता है, खुश रहता है कि हाँ, उत्सुक भी रहता है, मतलब एक्साइटेड रहता है कि नई नई चीजों के बारे में जाने, नई नई चीजों का आविष्कार करे। तो राजा भी मतलब एक्साइटेड है, प्रजा भी एक्साइटेड है नई नई चीजों के बारे में जानने के, नई नई चीजों का आविष्कार करने के बारे में, है ना। दोनों हैप्पी है, दोनों खुश है, दोनों एक्साइटेड है। और देखो और आधुनिक काल में भी प्रवेश कर चुके, लेकिन सारी दुनिया में मध्यकाल में जीवन व्यतीत करें। तो यहाँ से ये संभावना क्लियर है कि वो आने वाले समय में कई राज्यों को वो अपना गुलाम बना सकते हैं, अपने अधीन ले सकते हैं। अब वो दूसरे राज्यों पर, दूसरे देशों पर जाकर के वो अपना प्रशासन कर सकते हैं। देखो इससे ये क्लियर होता है कि बाकी सब देशों से ये आगे है तो ये दूसरे देशों को गुलाम बना सकता है, दूसरे देशों को अपने अधीन कर सकता है। क्लियर बात समझ में आ गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन देखो नहले पे दहला तब हो गया जब यहाँ पर पुनर्जागरण शुरुआत होगी। जब 15वीं शताब्दी की जब शुरुआत होती है, शुरुआत जब अंतिम दहलीज पर आ जाती है, जब अंतिम दहलीज पर आती है तो लगभग यहाँ पुनर्जागरण का स्टार्ट हो चुका होता है। पुनर्जागरण का देखो मतलब क्या, यहाँ नए नए चीजों का आविष्कार करना, वैज्ञानिक कल्चर आ जाना, वैज्ञानिक माहौल आ जाना। राजा भी वैज्ञानिक कल्पना में जी रहा है, प्रजा भी वैज्ञानिक कल्पना में जी रहा है, नई नई चीजों के बारे में सोच रहा है। वैज्ञानिक मतलब जो भी यहाँ जो साइंटिफिक जो रिसर्च चल रही है वो वहां पर स्टार्ट हो जाता है। नए नए जलमार्गों का आविष्कार करना शुरू कर देता है, जलमार्गों का ढूंढना शुरू कर देता है, नए नए रास्तों के बारे में ढूंढना शुरू कर देता है, नए नए पानी वाले जहाजों को बनाना शुरुआत का वहां हो जाता है। तो ऐसा कल्चर, साइंटिफिक माहौल कल्चर आ जाता है पुनर्जागरण के बाद। धर्म का आंदोलन तो पहले से शुरुआत हो चुका था और नवीन विचारों, नए नए विचारों का भी उदय पहले से ही हो चुका था। क्योंकि 15वीं शताब्दी आते आते काफी हद तक वो मॉडर्न जो है ना आधुनिक काल में वो प्रवेश कर, मॉडर्न टाइम में एग्जिट कर चुका था, वो मतलब कि प्रवेश कर चुका था। तो इससे ये यहाँ संभावना ये क्लियर होती है कि बाकी सब दुनिया अभी मध्यकाल में जी रहा है या आधुनिक काल में स्टार्ट हुआ। पुनर्जागरण वहां पर था, उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है कि वहां पर पुनर्जागरण स्टार्ट हो जाता है। तो नहले पर दहला तब हो गया जब वहां पर पुनर्जागरण शुरुआत हो गई। तो वहां पर साइंटिफिक कल्चर आ गया है, साइंटिफिक वैज्ञानिक माहौल बन गया। तो वहां पर जैसे वैज्ञानिक का माहौल बना तो उस समय शासन कर रहा था वहां पर हेनरी नाम का कोई शासक वहां शासन कर रहा था। उसको टाइटल भी मिला था द नेविगेटर। द नेविगेटर इसलिए मिला था क्योंकि वो नए नए मार्गों को खोजने में उसको काफी दिलचस्पी रहती थी, काफी उसको रुचि रहती थी कि हम नए मार्गों को ढूंढे। तो ये बात दरअसल उन दिनों की है जब भारत से हम लोग जब ट्रेड करते थे, यूरोप से ट्रेड करते थे, तो उस समय स्थल मार्गों से होता था। लेकिन किसी कारणवश वहां पर स्थल में कोई प्रॉब्लम, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी बेसिक चीजों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि स्थल मार्गों कोई प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से कोई दूसरा देश वहां पर कब्जा कर लिया था। तो वहां पर जो कब्जा कर लिया था जिसकी वजह से यूरोप से वहां व्यापार नहीं चल पा रहा था। जब व्यापार नहीं चल पा रहा था तो वहां पर जब नेविगेटर आया उसी समय देखो उस पर नहले पर ढेला साबित हुआ कि नहीं वो साबित, तो उसी समय पुनर्जागरण भी हुआ। और उस समय जो शासक भी बना तो बहुत अच्छा मतलब साइंटिफिक जैसा माइंड वाला वहां शासक बना, हेनरी द नेविगेटर, हेनरी नाम का शासक बना। तो उसे दिलचस्पी भी थी वहां पर नए नए मार्गों को ढूंढने की। तो जैसे स्थल मार्गों का रास्ता अवरुद्ध हुआ तो जल मार्गों से ढूंढने के लिए आया, तो पानी वाला जहाज भी बनाया और रास्ता भी ढूंढा। तो उस समय जब पुनर्जागरण जब शुरुआत हुई थी तो वहां यूरोप से आने वाला प्रथम व्यक्ति था, पुर्तगाल से आने वाला था प्रथम व्यक्ति। तो प्रथम व्यक्ति जो वास्को डी गामा आया था, जिसका नाम वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में, तो वो पानी का जहाज तो आविष्कार कर चुका था और मार्ग का भी आविष्कार मतलब मार्गों का भी खोज कर लिया था जब वो भारत आया था। तो उसके लिए साबित हुआ कि हमने भारत की खोज कर ली। तो वही भारत की खोज नहीं हुई थी, उसने जल मार्ग का रास्ता को ढूंढा था। मतलब जो स्थल मार्ग से जो व्यापार चल रहा था वहां अवरुद्ध हो गया था, लेकिन उसने नए मार्गों का खोज किया, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि भारत का खोज किया। लेकिन हम अपनी दृष्टि से ये देखेंगे ना कि भाई तुमने स्थल मार्गों से तुमने व्यापार कर रहा था, तो तुम जल मार्ग से आए, नए जल मार्ग से रास्ता ढूंढ के आए, तो तुम्हारे लिए ये साबित हुआ ना कि तुमने नए जल मार्ग का रास्ता को ढूंढा, नए रास्ता ढूंढा, ना कि भारत को ढूंढा है। भारत तो कोई विलुप्त देश था नहीं, तो पहले से एग्जिस्ट करता था ना, पहले से व्यापार चल रहा था, यूरोप से व्यापार चल रहा था ना यार। तो उसने तो अरब देशों, कुछ दुनिया नामक स्थान पर अरब देशों ने कब्जा कर लिया था, उसने जल मार्ग का रास्ता को ढूंढा था। यहाँ तो बात समझ में आता है कि 15वीं शताब्दी में यूरोप वाले आधुनिक काल में प्रवेश कर चुके। लेकिन अगर हम दूसरी नजर को अगर हम अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ लेके चलते हैं, भारत की ओर लेके चलते हैं, देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। 15वीं शताब्दी में यूरोप की स्थिति कैसी थी? 15वीं शताब्दी में यूरोप की
स्थिति काफी अच्छी हो चुकी थी, काफी वैज्ञानिक रूप से काफी रिसर्च करके काफी आगे जा चुका था, काफी हद तक सुधर चुका था। वहां पर वैज्ञानिक कल्चर आ गया था, वैज्ञानिक माहौल आ गया था, पुनर्जागरण ये सब हुआ था पुनर्जागरण की वजह से। और वो अच्छा वहां शासक था हेनरी द नेविगेटर। वहां काफी अच्छी उसको वैज्ञानिक चीजों में जानने में समझने में काफी दिलचस्पी रुचि थी। वहां को प्रजा भी वही था, उनके भी जैसा प्रजा था। प्रजा भी वहां पे नए नए चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था, नए नए चीजों को बनाने में उत्सुक रहता था। तो वहां पर जहाज का भी जो निर्माण करने का जो कल्चर आया उसी समय आया, नए नए मार्गों के भी जो ढूंढने का जो कल्चर आया, माहौल आया, जो माहौल बना वहां पर नए नए नवीन मार्गों का रास्ते को ढूंढने का जो दिलचस्पी जगी, तो उसी टाइम में जगह पुनर्जागरण के समय जगह। तो पुनर्जागरण उन लोगों के लिए नहले पे दहला साबित होता है, काफी फायदेमंद साबित होता है। तो इस वजह से वहां पर पुनर्जागरण की वजह से वहां जो आधुनिकता का जो काल का जो चरण बढ़ रहा था काफी हद तक सुधर चुका था और आधुनिक काल में वो प्रवेश कर चुके थे। लेकिन जो बाकी सारी दुनिया जो चल रही थी वो मध्यकाल में ही जीवन व्यतीत कर रही थी, मध्यकाल में ही जीवन व्यतीत कर रही थी, और ये यूरोप वाले आधुनिक काल में प्रवेश कर चुके थे। तो ये स्थिति थी 15वीं शताब्दी में यूरोप की स्थिति, है ना। तो ये हमारा क्लियर हो जाता है फर्स्ट पॉइंट, 15वीं शताब्दी में यूरोप की स्थिति कैसी थी। तो काफी अच्छी हो चुकी थी, आधुनिक काल में प्रवेश कर चुके थे। अब हम अपनी गाड़ी को दूसरी ओर लेके चलते हैं, दूसरी डायरेक्शन में लेके चलते हैं। अभी हम चल रहे थे 15वीं शताब्दी में भारत की ओर, यूरोप की ओर। 15वीं शताब्दी में यूरोप की ओर लेके चल रहे थे गाड़ी को। अब गाड़ी को डायरेक्शन बदल के हम दूसरी ओर लेके चलते, भारत की ओर लेके चलते। 15वीं शताब्दी में अपनी गाड़ी को हम लेके चल रहे हैं भारत की ओर। अभी हम चल रहे थे कहाँ, यूरोप की ओर, अब हम चलेंगे भारत की ओर। तो 15वीं शताब्दी में भारत की स्थिति को हम लेके चलते हैं, लेकिन ये कंफर्म मानो कि भारत 15वीं शताब्दी में भारत की स्थिति मध्यकाल में ही जीवन व्यतीत कर रहा था। वो इसलिए कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। भारत में दिल्ली सल्तनत का समय चल रहा था, वो भी अंतिम चरण पर था। दिल्ली सल्तनत का जो समय चल रहा था, जो टाइम पीरियड था दिल्ली सल्तनत का, वो भी चल रहा था, लेकिन वो अंतिम चरण पर था, पूरा लास्ट फेज पे था, लास्ट पोजीशन पर था। उस पर जो शासन कर रहा था लोधी वंश का शासन चल रहा था। लेकिन जैसे ही 15वीं शताब्दी जब खत्म होती है, लोधी वंश का जो समय समाप्त होता है, दिल्ली सल्तनत का जो समय चला था वो सब दिल्ली सल्तनत का जो समय चल रहा था वो जब समाप्त होता है, लोधी वंश जब समाप्त होता है, 15वीं शताब्दी जो समाप्त होता है, जब 16वीं शताब्दी जब स्टार्ट होता है, तो लगभग 16वीं शताब्दी जब स्टार्ट होता है, तो उस समय 1526 में जो बैटल होता है, 1526 का जो बैटल होता है, युद्ध होता है 1526 का, पानीपत का जो लड़ाई होता है 1526 में, जब 16वीं शताब्दी की शुरुआत होता है उस समय लगभग 1526 ईस्वी में पानीपत का जो युद्ध होता है, बैटल ऑफ पानीपत का जब युद्ध होता है, तो एक तरफ बाबर चल रहा था, एक तरफ इब्राहिम लोदी। तो दोनों में जब युद्ध चलता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जब युद्ध होता है, तो इब्राहिम लोदी का वो हार होता है। एक तरफ बाबर चल रहा है, दूसरे तरफ इब्राहिम लोदी चल रहा है। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होता है। तो इसमें हारता कौन है, किसकी हार होती है, इब्राहिम लोदी यहाँ पर हार जाता है और बाबर जीत जाता है। तो विजेता यहाँ पर पूर्ण रूप से बाबर बनता है। तो दिल्ली की गद्दी पर अभी कौन बैठा है, बाबर बैठा है। 16वीं शताब्दी में 1526 ईस्वी में जब पानीपत का जब युद्ध हुआ था, 1526 ईस्वी में पानीपत का जब युद्ध हुआ था, 16वीं शताब्दी में जब पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर वहां का विजेता था। तो बाबर विजेता होने के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, बाबर बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर बाबर बैठा था आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, शासक कौन था, बाबर था। किससे युद्ध हुआ था, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी पूर्ण रूप से हार चुका था, बाबर जीत चुका था, विजेता था। इसलिए दिल्ली की गद्दी पर बाबर बैठा था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी के बाद जब पानीपत का युद्ध हुआ था, तो ये हाल उसका 16वीं शताब्दी में। यानी 15वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत का काल का चल रहा था, वहां लोधी वंश का शासन चल रहा था। हाँ, 16वीं शताब्दी में आता है तो ये पानीपत का युद्ध चलता है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है। 16वीं शताब्दी, देखो अभी 16वीं शताब्दी मतलब कि चल चुका है, 15वीं शताब्दी समाप्त हो चुका है, 16वीं शताब्दी के इंटर भी हो चुका है, प्रवेश भी हो चुका है, यहाँ भी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब बताओ, अब हम ये माने, इस आधार पर ये माने कि आधुनिक काल में हम प्रवेश कर चुके हैं या मध्यकाल में। तो अभी देखो, एक तरफ यूरोप के हम देखना चाहिए, एक नजर यूरोप को देखो, एक नजर भारत को देखो, दोनों कंपेयर करने की कोशिश करो। तो यूरोप वाले 15वीं शताब्दी में जाते जाते आधुनिक काल में प्रवेश कर चुके हैं। वहां साइंटिफिक कल्चर का माहौल आ चुका है, साइंटिफिक माहौल आ चुका है। नए राज्यों का नए मार्गों का वहां पर ढूंढने का प्रवृत्ति आ चुकी है, नए नए को बनाने का प्रवृत्ति आ चुकी है। वहां जो माहौल है, साइंटिफिक माहौल है, राजा प्रजा दोनों एकदम नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। और यहाँ अभी लड़ाई चल रहा है भारत में। यहाँ पर सल्तनत काल के समय में लोधी वंश का शासन चल रहा था। 16वीं शताब्दी में 1526 ईस्वी में, यहाँ 1526 ईस्वी में पानीपत युद्ध के बाद बाबर गद्दी पर बैठता है। तो कभी लोधी वंश का शासक बनता है, कभी बाबर बनता है। तो इस तरीके के बैटल यहाँ पर चलते रहता है, इस तरीके की यहाँ लड़ाई चलती रहती है।
तो इस नजर से हम देखते हैं भारत की स्थिति क्या रहती है, अभी ये मध्यकाल में ही जीवन व्यतीत कर रही है। इसलिए इन लोगों के पास नए नए चीजों के बारे में जानने के लिए कोई उत्सुक रहता ही नहीं था, क्योंकि आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहते थे 16वीं शताब्दी के लगभग में। तो इन लोगों के पास कोई फुर्सत ही नहीं मिलता कि हम इस टाइप की कुछ सोचे। और देखो नए नए मार्गों के ढूंढे, चलो हम यहाँ पर तो हम शासक कर ही रहे, चलो हम लोग नए मार्गों को ढूंढते हैं, नए नए चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रजाओं को बताते हैं, वो भी उत्सुक है इस बारे में, एक्साइटेड हो जानने के लिए, लेकिन वहाँ कोई माहौल कल्चर ही नहीं था। और दूसरा नंबर देखो, ये भी एक फैक्ट हो सकता है कि भारत इतना विशाल का देश था कि किसी के मन में ख्याल ही नहीं आया कि चलो दूसरे देशों के बारे में पता करते हैं, चलो नए नए मार्गों के ढूंढते हैं, नए नए जहाजों के बारे में सोचते हैं। देखो इन लोगों के पास नए विचारों और वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में सोचने के लिए कोई इनके पास फुर्सत ही नहीं। इन लोगों के पास नए विचारों और नए वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं रहता था, फुर्सत ही नहीं मिलती थी। तो ये लोग क्या खाक सोचेंगे? अब बताओ, यूरोप एक तरफ हम देखेंगे, यूरोप वाले एक तरफ देखेंगे, वो आधुनिक काल में प्रवेश कर चुका है, यह अभी मध्य काल में ही जीवन व्यतीत कर रहा है। रीजन यही था कि यहाँ के लोग नए विचारों के बारे में सोचते ही नहीं थे, वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में सोचते नहीं थे, आपस में सिमट के रह जाते थे। तो 15वीं शताब्दी में जो अंतिम चरण था, वहां पर देखते दिल्ली सल्तनत का काल का चल रहा था, लोधी वंश का शासन चल रहा था। हाँ, वहां भी वही हाल था। 16वीं शताब्दी में जब हम लोग जब प्रवेश करते हैं तो किसका शासन आता है? बाबर का शासन आता है ना। बाबर वहां पर गद्दी पर बैठते हैं। आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है? बाबर बैठता है। तो यहाँ 15वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक देखते हैं आपस में लड़ाई करते रहता है, कोई नया विचार उत्पन्न होता ही नहीं है, वैज्ञानिक तकनीक उत्पन्न होता ही नहीं है। और जो दिल्ली पर दोनों शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, बाबर भी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, लोधी वंश दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। लेकिन दिल्ली के आसपास अगर हम माहौल कल्चर हम देखते हैं, आसपास माहौल का नजर हम घुमाते हैं, तो वहां देखते हैं कोई समुद्र का कोई यहाँ पर है ना रास्ता है नहीं, समुद्री इलाका है नहीं। अगर समुद्री देखेंगे तो मुंबई है, इधर है पश्चिम बंगाल हो, तो इस है ना उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, है ना। तो जो ये है ना, ये समुद्र से जो सीमा लगती है ना, तो दिल्ली का सीमा लगता नहीं था समुद्र से। तो जिस वजह से वो लोग सोचे नहीं कि हम लोग नए मार्गों का ढूंढे, नए नए रास्तों के बारे में पता करें, नए नए जहाजों के बारे में सोचे। उस समय तो फ्लाइट एकदम से बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी भी विकसित नहीं हुई थी भारत। अरे यार, यूरोप में नहीं उत्पन्न हुआ था, यूरोप में वहां अच्छे उतने बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी उत्पन्न हुई नहीं थी, आई नहीं थी। तो भारत में क्या खाक आ जाएगा? बताओ, उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, कहां से आ पाएगा? तो यहाँ पानी वाले जहाज के बारे में बनाने के बारे में भी नहीं सोच रहे थे, यहाँ आपस में गद्दी के बारे में सोच रहे थे कि कौन सत्ता पर बैठेगा, कौन गद्दी पर बैठेगा, इसी के बारे में सोच रहे थे। और दूसरा में यहाँ पर कोई लोकेशन भी ऐसा था, दिल्ली की गद्दी ऐसा भी था कि आसपास कोई समुद्र वाला इलाका भी नहीं था। जब हम सोचे कि हाँ चलो समुद्र का इलाका रहता है, व्यापार करने के लिए, कहीं घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए जहाज का आविष्कार करें, जहाज बनाए, पानी वाला जहाज बनाए। तो ये भी एक फैक्ट बन सकता है कि हम लोगों ने उतना सोचा नहीं, उन लोगों उस समय ऐसा समय था, उन लोगों ने सोचा नहीं, हम लोगों ने उन लोगों ने ऐसा सोचा नहीं। तो यहाँ तो ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इस पर भी अगर हम गहराई से सोचने की अध्ययन करते हैं कि देखो उस समय हम लोग नए नए मार्गों को इसलिए नहीं हम लोग ढूंढ पाए या नहीं सोच पाए, या फिर तो नए नए जगहों के बारे में इसलिए नहीं ढूंढ पाए या सोच पाए कि देखो भारत देश था वो खुद एक विशाल का देश था, बहुत बड़ा देश था। उसकी सीमा अफगानिस्तान से लेकर अफगानिस्तान जो अभी पाकिस्तान जो अलग हो रखा है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, जो म्यांमार जो पहले बर्मा कहलाता था, बर्मा उसका पुराना नाम बर्मा है। तो बर्मा से लेकर के म्यांमार से लेकर के अफगानिस्तान, इतनी लंबी जमीन थी भारत के पास, इतना लंबा चौड़ा था, इतना विशाल का देश था, अखंड भारत था। इसी को बोला जाता है अखंड भारत। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार जो पहले बर्मा कहलाता था, इतना सारा था, नीचे श्रीलंका, पर इतना बड़ा जमीन था कि उसके बारे में उस समय जो दिल्ली की गद्दी पर जो शासन कर रहा था, या वहां का जो शासन कर रहा था, भारत का जो शासन कर रहा था, भारत पे शासन कर रहा था, तो उस समय उसके मन में ख्याल ही नहीं आता था कि हम नवीन मार्गों की खोज करें, नए नए देशों के बारे में भ्रमण करें, वहां देखें क्या कल्चर है क्या नहीं कल्चर है, नए नए साइंटिफिक माहौल लाए, नए देशों के बारे में खोजे। तो इस तरीके उसके मन में सोच ही नहीं आ पाया होगा। ये भी एक फैक्ट बन सकता है। और इन्हीं सब वजहों से भारत इन्हीं आधुनिक काल से पिछड़ा रह जाता है। नए नए चीजों के बारे में जान नहीं पाता है, नए नए मार्गों के बारे में जान नहीं पाता है, नए नए जहाजों के बारे में सीख नहीं पाता है, कैसे जहाज बनाया जाता है उसके बारे में सीख नहीं पाता है, नए जहाज का निर्माण कर नहीं पाता है, वैज्ञानिक तकनीकों को अपना नहीं पाता है, नए नए विचारों को उत्पन्न कर नहीं पाया। और इसके अलावा बहुत सारे तकनीकी है, साइंटिफिक तकनीकी है, वैज्ञानिक तकनीकी जो उन्होंने आविष्कार कर नहीं पाया। इन्हीं सब वजहों से भारत वैज्ञानिक तकनीकों से अज्ञात रह जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से नए नए मार्गों के बारे में खोज नहीं पाता है, जहाज के निर्माण के बारे में सोच नहीं पाता है, नए नए विचारों को उत्पन्न जो करने लायक जो वहां पर शासक बनना चाहिए था वो शासक बन नहीं पाया, वहां नए विचारों का कल्चर माहौल ला नहीं पाया, नए नए वैज्ञानिक तकनीकों का आविष्कार नहीं कर पाया। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में भारत अज्ञात रह जाता है। इसीलिए 15वीं और 16वीं शताब्दी तक भारत मध्यकाल में ही व्यतीत करते रह गया, मध्यकाल में ही जीते रह गया, आधुनिक काल में प्रवेश नहीं कर पाया। और यहाँ यूरोप
नहले पर दहला मार चुका था वहां पर आखिर अंत में हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर यूरोप वाले भारत क्यों आए, आखिर इन दोनों का संबंध क्या था, है ना। तो यही वजह जानने के लिए हम लोग तीसरे पॉइंट पर आते हैं, यूरोप के बाजारों में भारतीय मसाले एवं कपड़ों की मांग। देखो यूरोप वाले भारत क्यों आ रहे थे, इसके पहले हम यूरोप के बाजारों में अपना गाड़ी को घुमा के लेके चलते। देखो पहले हम लोग गाड़ी चला के कहाँ जा रहे थे, यूरोप जा रहे थे। यूरोप में भ्रमण किए, यूरोप के बारे में जाने, फिर अपने गाड़ी को ट्रैक बदल के हम भारत की ओर लेके गए। 15वीं शताब्दी में यूरोप के बारे में देख लिया, 15वीं शताब्दी में ही भारत की स्थिति को हमने देख लिया। अब हम गाड़ी को घुमा करके यूरोप के बाजार में लेके चलते हैं, यूरोप के बाजार के बारे में रिसर्च करेंगे ताकि यह पता चल सके कि यूरोप वाले भारत क्यों आना चाहते हैं। तो चलिए हम अपनी गाड़ी यूरोप के बाजारों की ओर लेके चलते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम ये जान पाए, ये रिसर्च कर पाए कि आखिर क्या वजह है यूरोप वाले भारत आना चाहते हैं, आखिर इन दोनों में संबंध क्या। अगर हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनके क्या वजह है, क्यों आ रहे हैं यूरोप से भारत में, अगर ये वजह हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमें यूरोप के बाजार में जाकर के रिसर्च करना ही पड़ेगा। क्या रिसर्च करना पड़ेगा, क्या जानने की कोशिश करेंगे, ये आपको रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ, काफी डीपली एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखो जब यूरोप के बाजारों में हम लोग जाएंगे तो वहां ये पता चलेगा कि वहां पर सारी वेरायटी वहां पर वस्तुएं पड़ी है, बहुत कुछ वहां पर पड़ी है। मार्केट के हर एक देश के हर एक कोने कोने का सामान वहां पर पड़ा हुआ है, सिवाय दो चीज छोड़ करके। कौन? भारतीय मसाले एवं कपड़ों की मांग। जो भारतीय जो मसाले थे वहां पर काफी डिमांड है और भारतीय कपड़े काफी डिमांड, लेकिन वहां पर उत्पादन तो होते ही नहीं है। वहां पर जो मौजूद है, वहां पर जो वस्तु मौजूद है, जो वहां पर जो प्रोडक्शन का जो वहां तो देखो वहां तो उत्पादन होता नहीं है, तो बाहर से ही ना व्यापार। तो देखो वहां पर सिवा इन दोनों चीजों के भारतीय मसाले और कपड़ों की मांग। तो देखो वहां पर ज्यादा डिमांड है भारतीय कपड़े और मसालों की, वो इसलिए क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन तो होता नहीं है, बाहर से ही सप्लाई करके वहां जाता है, तो वहां पर जो सेल होता है, तो वहां पर किसी कारण से मतलब वहां पर मटेरियल वहां पर जाना बंद हो गया था किसी कारण से। मैं आगे चल के बताऊंगा, पहले यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। वहां पर जो भारतीय मसाला वहां पर किसी कारण से बंद हो गया था, सेल होना, वहां से सप्लाई होना बंद हो चुका था, भारतीय कपड़ा आना बंद हो चुका था। डिमांड ज्यादा था, प्रोडक्शन कम था। डिमांड ज्यादा था, चीजें वहां पर उपलब्ध कम थी। देखो जब चीजें वहां पर कम होगी, डिमांड ज्यादा होगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। या फंडामेंटल जानिए, अगर बाजार में कोई वस्तु है, वस्तु की अगर वहां पर जो है ना उपलब्ध जो सामान है वहां पर है ना, वस्तु जो क्वांटिटी है वहां पर क्वांटिटी कम जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा तो उसका जो प्राइस भी बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ गया तो फिर उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो ठीक वैसे ही हुआ यूरोप के बाजार में, सब कुछ वेरायटी, बहुत सारी वेरायटी वहां पर वस्तुएं थी, सिवा दो चीज के, भारतीय मसाले और भारतीय कपड़े वहां पर थे ही नहीं, बहुत कम मात्रा में थे, तो उसका प्राइस बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। तो जैसे डिमांड बढ़ा तो भारत से जब डिमांड बढ़ा तो भारत से मंगवाई करेंगे ना, मतलब भारत से वहां से सप्लाई करेंगे, तो भारत से सप्लाई करने के लिए, वहां से मंगवाने के लिए तो भारत जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, आखिर क्या वजह थी, भारतीय मसालों की क्या इतनी जरूरत पड़ गई यूरोप वाले को, अब भारतीय कपड़ों की क्या जरूरत पड़ गई। तो देखो हम इसके लिए जानने के लिए वहां के माहौल को पकड़ना पड़ेगा, वहां माहौल को जानना पड़ेगा, वहां का पर्यावरण को जानना पड़ेगा, वहां की भूमि क्या है, क्या कैसा वहां का माहौल कल्चर है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। देखो यूरोप में ज्यादातर खेती वहां होती नहीं है, तो सारे लोग डिपेंड किस पर रहते हैं, मांसों पर डिपेंड रहते हैं। वहां पर खेती नहीं होती है, खेती नहीं होती तो इसलिए वहां पर फसल नहीं होंगे, वहां पर सब्जियां वगैरह नहीं होगी, फल वगैरह ज्यादा नहीं होंगे, तो लोग ज्यादा डिपेंड किस पे होंगे, मांस पे डिपेंड होंगे। जब मांस पे डिपेंड होंगे तो ज्यादातर वहां क्या होंगे, मांसाहारी होंगे। जब वहां ज्यादातर लोग मांसाहारी होंगे, जब मांसों पर डिपेंड होंगे, तो देखो मांस तो डेली मंगवाया नहीं जा सकता, तो मांस को भैया सेफ्टी करके रखेंगे ना। तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ गई थी कि हम लोग ने यूरोप वाले फ्रिज अपने घर में रख सके, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का निर्माण हुआ ही नहीं था, फ्रिज का निर्माण हुआ ही नहीं था। तो फ्रिज का जब निर्माण नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं किया होता, तो भाई हम लोग मांस को रखेंगे ना, तो मांस को सेफ रखने के लिए मसालों को जो आवश्यकता है, गरम मसालों को जो आवश्यकता है, अगर उसमें हम यूज करते हैं तो मसालों का 1 से 2 दिन तक टाइम बढ़ जाता है। अगर ऐसे कच्चो मांस को रखेंगे तो 2 से 3 दिन में सड़ जाते हैं, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, नहीं 5 दिन तक आराम से हम सेव कर सकते हैं अगर उसमें मसालों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा यूरोप वाले का मानना था, इसलिए वो मसालों को डिमांड ज्यादा था। और दूसरा वजह ये भी था, जो कच्चो मांस को जो हम लोग सेवन करेंगे, अगर उसी कच्चो मांस में अगर हम मसालों का प्रयोग करके अगर हम यूज करेंगे, खाना खाएंगे, उसके साथ मांस को हम अगर खाने की कोशिश करेंगे तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। ये यूरोप वाला ऐसा मानना था, इसीलिए यही वजह हो सकता है कि वहां पर मसालों की खेती होती नहीं है और मसाले से उनका जो भोजन है उससे सेव भी हो रहा है, स्वाद भी बढ़ रहा है, यानी कि सेफ भी हो रहा है, मतलब कि जो हम 2 दिन जो सेव करके रख सकते थे मांसों को, वही बढ़कर 3 से 4 दिन हो जाता है। अगर हम मसाले उसमें यूज कर देते हैं तो 2 दिन का मांस है वो 4 दिन का मांस आराम से सेव करके रख सकते हैं। दूसरा नंबर, खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा, इसीलिए मसालों का वहां पर डिमांड ज्यादा था। वहां कपड़े का उत्पादन हो नहीं सकता था, इसीलिए कपड़े का भी ज्यादा डिमांड था। तो ये वजह हो गया वहां का हम
वहाँ का पर्यावरण ये था, वातावरण ऐसा ऐसा था, वहाँ का माहौल ऐसा था, वहाँ की जो भूमि ऐसी थी, वहाँ की फर्टिलाइज भूमि थी ही नहीं, वहाँ की उर्वरक भूमि थी ही नहीं जो हम फसल उत्पादन कर सके, इसलिए वहाँ सारे व्यक्ति मांस पर डिपेंड थे, इसलिए मांस का सेवन ज्यादा करते थे। जब मांस का सेवन ज्यादा करेंगे तो हम मांसाहारी ज्यादा व्यक्ति होंगे, मांस को सेफ रखने के लिए मसालों की आवश्यकता पड़ेगी, जब मसालों की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ मसाला लगाएंगे, और मसाला लगा के जब खाना खाएंगे तो थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है, सेफ भी हो रहा है, स्वाद भी बढ़ रहा है। कच्चा, और यहाँ पर कपड़ा का जो रॉ मटेरियल जो कच्चा उत्पादन वहाँ होता नहीं, इसलिए बाहर से सप्लाई किया जाता है, इसलिए डिमांड बढ़ गया, इसीलिए इसीलिए वहां पर जो उसकी जो प्रोडक्शन, उसका जो वैल्यू बढ़ा, मसालों का जो वहाँ वैल्यू बढ़ा ना, ताकि हम लोग भारत से जाए और भारत से हम लोग व्यापार करें, वहाँ जो डिमांड है हमारा हमारा जो डिमांड, उस डिमांड को पूरा कर सके, इसीलिए जो वहाँ का जो भारतीय जो मसाले हैं और कपड़े की मांग वहाँ बढ़ गया, यूरोप में बढ़ गया। तो यूरोप के बाजार हम लोग एक नजर घुमाया, वहां पर अपनी गाड़ी को लेके चला है ना, अपनी गाड़ी को रिटर्न करके भारत के यूरोप के बाजारों में लेके गया, वहां पता चला कि ज्यादा डिमांड किसका है, भारतीय मसालों का डिमांड ज्यादा है, भारतीय कपड़ों का ज्यादा डिमांड है, वहां पर सारे वेरायटी है लेकिन ये दोनों को ज्यादा डिमांड है। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया, यूरोप के बाजारों पर समझ गए हम लोग, क्या उस पर रिसर्च किया, हमें समझ में आ गया कि हम लोगों ने यूरोप के बाजारों पर कवर कर लिया, यूरोप के बाजारों में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, वहां का पर्यावरण वातावरण कैसा था, क्या नहीं था, क्या माहौल था, ये हम लोग समझ गए, है ना, क्यों डिमांड था, क्यों ये भारत आना चाह रहे थे, ये हम यहाँ तक हम समझ गए। रीजन यही था कि हम मसालों से व्यापार कर सके, ताकि हमारा जो भोजन है वो सेफ रख सके, और भोजन जो हम खाना खाएंगे, जो मांस जो खाना सेवन करेंगे उसका स्वाद बढ़ सके और उसको हम सेफ रख सके। यही एक वजह थी जिसकी वजह से यूरोप वाले भारत आना चाह रहे थे। तो यूरोप वाले भारत इसलिए आना चाह रहे थे ताकि हम लोग उसको बाजार में सप्लाई कर सके, है ना, भारत वाले उसको सप्लाई कर सकते जो उसकी आवश्यकता है, मांस में उसमें जो मसाला डालने की जो आवश्यकता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। यही एक वजह थी कि यूरोप वाले भारत आना चाहते थे, ताकि जो उस बाजार में, यूरोपियन बाजार में जो चीज की कमी है, जिसका जो डिमांड ज्यादा है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम भारत से सप्लाई ले सके। तो इसलिए यही वजह हो सकती है कि यूरोप वाले भारत आना चाह रहे थे, ताकि हम भारत से आकर के व्यापार बढ़ा सके। और व्यापारियन लोग, जो यूरोप के जो व्यापारी थे, यूरोपियन व्यापारी थे, ये चाहते थे कि हमें इस पर एक मोनोपोली मिल जाए, राइट्स मिल जाए कि हम भारत से व्यापार कर सके। और जब देखो, जब राइट्स मिल जाएगी, जब भारत से हम व्यापार करने लग जाएंगे, उस समय देखो, मानो जब जो यूरोप वाले जो व्यापार कर रहा था, तो जिस समय यूरोप से प्रथम व्यक्ति जो आया था, वास्को डी गामा, पुर्तगाल देश से जो आया था, तो जो वो जो व्यापार ट्रेड करके लेके गया था, तो पहली बार में उसे 60 गुना मुनाफा हुआ था। सोचो दोस्त, 60 गुना। अगर 1 लाख का अगर वो व्यापार करता है तो उसे 60 लाख प्रॉफिट होता है। अगर वो 1000 का निवेश करता है तो उसको 60,000 प्रॉफिट होता है, 60,000 का उसका फायदा होता है, लाभ होता है। इतना ज्यादा मुनाफा हुआ था। यही वजह बन गया था कि वहां जितने भी देश थे, सभी व्यापारी लोग भारत आना चाह रहे थे, ताकि हम कम समय में बहुत अमीर बन सके, बहुत रिचेस्ट पर्सन बन चुके। और ये भी एक वजह बन सकती है कि जिस देश के लोग, अगर आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूत होगी, तो उसका दबदबा पूरा देश पर रहेगा। अगर आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी तो वहां का देश के जो प्रजा पर, वहां के जो सारे लोग, वहां सभी लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। जब पूरे देश की प्रजा की, पूरी राजा की अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो वहां का सैन्य बल, जो सैनिक का बल है, वो भी मजबूत होगा, क्योंकि भाई उसको पेंशन भी तो देना है, उसको सैलरी भी तो देना है, उसको खाने पीने का भी तो बंदोबस्त करना है ना। तो जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, उसको सैन्य बल की मजबूती रहेगी, और जिसकी सैन्य बल मजबूती रहेगी, वो पूरे देश पर कब्जा कर चुका है। क्योंकि देखो, यूरोप वाले पहले से आधुनिक काल में जा चुके हैं ना, और वो ट्रेड करने के लिए भारत आ रहे हैं। ट्रेड में 60 टाइम्स यानी 60 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। सोचो, 60 गुना मुनाफा भी कमा रहे हैं और आर्थिक स्थिति से मजबूत भी हो रहे हैं। आधुनिक इतिहास में प्रवेश कर चुके हैं। भारत से व्यापार करके आर्थिक स्थिति मजबूत हो रहा है। उसके बाद वो सैन्य बल का, मतलब सैनिक बल वो व्यवस्था कर रहे हैं, सैनिक बल कायम कर रहे हैं, सैनिक बल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो सैनिक, वहां का जो सैनिक का बल है वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया, है ना। आर्थिक स्थिति में जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया, और पहले से आधुनिक काल में वो जा चुके। तो ये 3 चीजों से वो स्ट्रॉन्ग हो चुके। अब वो चाह करके भी उसे कोई रोक नहीं सकता। वो जिस देश पर चाहे वो देश पर वो अपना शासन अधीन कर सकता है, अपना शासन कर सकता है किसी भी देश पर जाकर के। तो ये भी वजह हो सकता है कि आने वाले समय पर भारत पर शासन करने वाला है यूरोप से आने वाले। तो यूरोप से बहुत सारे देश आएंगे, पुर्तगाल आएगा, अंग्रेज आएंगे, डच आएगा, फ्रेंच आएगा, डेनिश, बहुत सारे आएंगे। तो लास्ट में कौन टिकेगा? अंग्रेजी वाले टिके। अब यहाँ तो हम समझ गए कि यूरोप वाले भारत आ रहे थे, मसालों व्यापार करने के लिए आ रहे थे, कपड़ों को व्यापार करने के लिए आ रहे थे। लेकिन कैसे आ रहे थे? स्थल मार्ग से आ रहे थे या समुद्री मार्ग से आ रहे थे? भाई वो समुद्री मार्ग तो लास्ट में खोजा गया था ना, वास्को डी गामा के द्वारा जो जलमार्ग का रास्ता ढूंढा था। लेकिन पहले स्थल मार्ग से आ रहा था। यही सब जानने के लिए लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखो, यूरोप वाले
पहले ट्रेड करने से, मसालों का व्यापार करने से पहले जो व्यापार, जो बोल रहे हैं ना व्यापार करने के लिए आया था, यूरोप वाले व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन उससे पहले ऑलरेडी ही व्यापार हो रहा था भारत में, ऑलरेडी पहले से ही व्यापार चल रहा था, स्थल मार्गों से चल रहा था। जब स्थल मार्गों से चल रहा था तो किसी कारणवश वो स्थल मार्ग रुक जाता है, जिसकी वजह से यूरोप वाले व्यापार नहीं कर पा रहे थे। जब व्यापार नहीं कर पा रहे थे तो वहां का जो बाजार था, यूरोप का जो बाजार था, वहां पर भारतीय मसालों और कपड़ों का जो है ना क्वांटिटी घट गया था। मतलब वहां यूरोप के बाजारों में भारतीय मसालों और कपड़ों की आपूर्ति होने लगी थी, क्योंकि जो स्थल मार्ग से जो व्यापार चल रहा था, स्थल मार्ग पर किसी ने कब्जा कर लिया, मैं आगे बताऊंगा, कब्जा कर लिया, जिसके कारण वो स्थल मार्ग बंद हो चुका था। जब स्थल मार्ग बंद हो चुका था तो भाई तो व्यापार भी तो करना है ना, तो व्यापार तो यहाँ हो नहीं रहा था, स्थल मार्ग से ही व्यापार चल रहा था, समुद्री मार्ग तो खोजा नहीं था। समुद्री मार्ग तो 1498 ईस्वी में खोजा गया था, लेकिन स्थल मार्ग पर कब्जा 1453 ईस्वी में हुआ था। 1453 ईस्वी में स्थल मार्ग पर कब्जा किया गया था, लेकिन इसी कारण बस से वहां पर किसने कब्जा किया था ये भी मैं बता देता हूँ। उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर कब्जा कर चुका था। ये उस्मानिया सल्तनत कहाँ का था? अरब देशों का था। अरब देशों ने कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर कब्जा कर चुका था 1453 ईस्वी में। जैसे ही कब्जा किया तो जिस कारण से यूरोप वाले और भारत से व्यापार रुक गया था, और जैसे ही रुक गया था तो यूरोप के बाजारों में भारतीय मसालों और कपड़ों की आपूर्ति होने लगी थी। जैसी आपूर्ति होने लगी थी तो वहां डिमांड बढ़ गया था, वैल्यू उसकी बढ़ गई थी, जिस वजह से वो लोग स्थल मार्ग पर डिपेंड ना होकर के दूसरे मार्ग का उन्होंने ढूंढा, जो जल मार्ग का रास्ता ढूंढा। तो जल मार्ग से जैसे उन्होंने रास्ता ढूंढा था, तो ढूंढ करके जैसे आए थे, भारत पहुंचे थे, तो उस समय बोले थे कि हमने भारत का खोज कर दिया। कभी भारत का खोज नहीं हो तो उनके लिए भारत का खोज हो चुका, उनके लिए भारत का खोज हुआ होगा, लेकिन हमारे लिए तो ये बोलेंगे ना कि यूरोप वाले दूसरे मार्ग से आए तो उन्होंने जल मार्ग का रास्ता ढूंढा ना कि भारत का खोज किया था। तो पहली बार आए थे यूरोप से, पुर्तगाल से व्यक्ति आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। तो पहली बार आया था, पहला यूरोप से आने वाला पहला व्यापारी व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था। लेकिन जब स्थल मार्गों पर कब्जा किया था 1453 ईस्वी में। देखो अब सवाल उठता है कि अरब देशों ने ऐसा क्यों किया? देखो अरब देशों ने ऐसा इसलिए किया कि वहां उस कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर कब्जा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे अलावा कोई और भी यहाँ पर भारत से व्यापार करे, क्योंकि वो अरब देश वाले चाहते थे कि पूरा दुनिया में सबसे मजबूत आर्थिक रूप से हम ही बने, क्योंकि वो भारत से पहले व्यापार कर रहा था। अब देखो कोई भी फंडा यहाँ समझने की कोशिश करो, एक होलसेलर है, एक वो भी सामान खरीद रहा है होलसेलर से, एक ये भी सामान खरीद रहा है। अगर ये सामान यहाँ से खरीद करके वो उसको ले जाकर दे तो इसे डबल प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? तो वो चाहता था कि यूरोप वाले डायरेक्ट होलसेलर यानी कि भारत से व्यापार ना करे, वो हमसे व्यापार करे। तो अरब देश वाले चाहते थे कि हम व्यापार करें, सामान लेकर के जा, और कुछ उससे ज्यादा रेट बढ़ा करके हम यूरोप वाले को सामान सप्लाई करें, है ना, ये चाहते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वहां पर अरब देशों वालों ने कब्जा कर लिया। सिर्फ अरब देश से ही व्यापार करते थे और वही आगे चल के मटेरियल को सप्लाई करते थे, खुद व्यापार करते थे भारत से, ना कि वो किसी और को करने देते थे। और आपको अरब देशों का यही फंडा था, इसीलिए यूरोप वाले को वहां से हटा दिया, कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर कब्जा कर लिया, जिस प्रकार से वो यूरोप वाले को वहां पर समस्या होने लगी कि हम किस तरीके से व्यापार करें। तो उन्होंने एक नया मार्गों की खोज किया, जिससे जल मार्ग का रास्ता ढूंढा गया। तो जल मार्ग के रास्ते से उन्होंने रास्ता ढूंढा, भारत फाइनली पहुंच गए। तो भारत वो डायरेक्ट फाइनल नहीं पहुंचे थे, बहुत उन्होंने प्रयास किया, बहुत वहां के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने जहाजों को लेकर के आया। कुछ लोग अफ्रीका चले गए, कुछ लोग कहीं और चले गए, कुछ लोग अमेरिका चले गए, मतलब बहुत इधर उधर भटके। एक व्यक्ति था जो पुर्तगाल से आया था, यूरोप महाद्वीप से एक देश आता है पुर्तगाल देश से आया, जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ही सबसे पहले आया था 1498 ईस्वी में जलमार्गों से। वो भी डायरेक्ट भारत नहीं पहुंचा, वो पहुंचा पहले अफ्रीका के निचले पैदान पे, जो दक्षिणी अफ्रीका है। सब मैप में देखोगे तो अफ्रीका के निचले स्थान पर आएगा केप ऑफ गुड होप नामक एक स्थान आएगा। वहां पर एक गुजराती व्यापारी वहां पर था, गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अहमद इब्न मजीदी के नाम से जाना जाता है। स्पेक्ट्रम के इतिहास में जो ये स्पेक्ट्रम का इतिहास है, इसमें अहमद इब्न मजीदी, जो मजीदी का नाम दिया गया। तो मजीदी, कितने लोग मजीदी के नाम से जानते हैं? तो उस अफ्रीका के नीचे पैदान पर केप ऑफ गुड होप नामक जो स्थान था, वहां पर एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अहमद इब्न मजीदी। उसी ने वास्को डी गामा को रास्ता बताया, भाई तू ऐसे चला जा, ऐसे चला जाएगा तो वहां पर भारत का मिल जाएगा, अपना भारत का वहां पर कोई भी व्यक्ति मिल जाएंगे वहां पर जाकर। तो उन्होंने उसको लोकेशन बताया। तो वास्को डी गामा वहां से अपना गाड़ी नहीं, अपना जहाज पकड़ा और निकल गया अपना भारत की ओर। तो भारत की ओर जैसे निकला, मजीदी के बताए गए रास्ते से, बताए गए उनके अंदाजों से, मतलब उस समय देखो रोड तो था नहीं, जलमार्ग से आ रहा था, तो उसमें एग्जैक्ट तो लोकेशन बताया नहीं जा सकता कि भाई इधर जाओ, इधर लेफ्ट मुड़ जाना, इधर 2 किलोमीटर जाना, है ना। उस समय टेक्नोलॉजी तो उतना डेवलप नहीं की थी, तो उन्होंने अंदाजे से बताया कि चलो ऐसे से जाओ, भारत पहुंच जाए। उन्होंने दिशा किसी भी तरीके से बता दिया मजीदी ने, जो गुजराती व्यापारी था, केप ऑफ गुड होप नामक स्थान से। तो अपना जहाज लेकर के वास्को डी गामा चला वहां से।
तो फाइनली 1498 ईस्वी में भारत पहुंच गया था, केरल राज्य में पहुंचा था। केरल राज्य कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में केरल राज्य में। उस समय केरल में कौन शासक था? जमोरिन नाम का कोई व्यक्ति था, वहां पर शासक कर रहा था, वहां पर शासक कर रहा था जमोरिन नाम का कोई व्यक्ति। तो भाई जैसे आया, जैसे वो वास्को डी गामा आया, तो भाई वास्को डी गामा आया, कोई बाहर मतलब कि बाहर से आया, विदेशी रहा, विदेश से आया, तो कोई विदेश से आया था भाई, उसका भव्य स्वागत किया जाए, क्योंकि भारत ही वसुदेव कुटुम्बकम देश है माना जाता है, वसुदेव कुटुम्बकम माना जाता है भारत को। तो भाई यहाँ पर अतिथि देवो भव, यहाँ पर अतिथि को मतलब देव की तरह माना जाता है, देवता की तरह माना जाता है। तो आया, तो उसका स्वागत किया गया था भाई, भव्य स्वागत किया गया उसका वास्को डी गामा का। तो लास्ट में पूछा गया भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो लास्ट में किसी भी तरह से अपना सांकेतिक भाषा में बात किया होगा कि हाँ भाई मुझे मसाला चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो जमोरिन ने शासक समझे भाई ये मसाले व्यापार के लिए आया, तो चलो चलते हैं। तो अपने मसाला व्यापार के लिए उसने रवाना हुआ। तो पहली बार वास्को डी गामा जो उसने व्यापार किया था, वो जो अपने जहाज भर के लेके गया था, तो 60 टाइम यानी 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ था। मतलब जितने रुपए में उसने वहां खरीदा, जितना उसने लगाया, पैसा निवेश किया, उतना ही अगर यूरोप में जाकर उसने व्यापार किया तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। सोचो 60 गुना मुनाफा हुआ। सोचो 60 गुना भारत से व्यापार किया, 60 गुना। तो ये बात पूरा हवा की तरफ फैल गई, पूरा वायरस की तरफ फैल गई भाई, वहां से व्यापार के 60 गुना मुनाफा हुआ। तो बहुत सारे वहां के लोग, कंपनी लोग आए, बहुत सारे लोग आए। पुर्तगाली वाले आ चुके थे, पुर्तगाल के पास डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद फ्रांस, डेनिस आए, डेनिस के बाद फ्रांस आए। तो बहुत सारे ऐसे कंपनियां आए, तो बहुत सारे ऐसे कंपनियां आए। देखो ये तो कंप्लीट हो गया। भारतीय मसाला यूरोप में बाजारों में भारतीय मसालों एवं कपड़ों की मांग क्यों पड़ा, भारत यूरोप से भारत क्यों आया, किस चीज की मांग थी, तो मैंने बता दिया। यूरोप में नए विन मार्गों की खोज, इस समय पुर्तगालियों के भारत में प्रवेश हो चुका था 1498 वास्को डी गामा जो आया था, मैंने ये बता दिया। अब यहाँ देखो यूरोपियन भारत में व्यापार, उनका संघर्ष। अब संघर्ष के बारे में बात करते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो जैसे वास्को डी गामा आया था, तो पहली बार जो व्यापार करके लेके गया था, है ना, अपना जहाज भर के ले गया था, तो 60 गुना मुनाफा हुआ था। ये हवा की तरफ फैल गई, बारिश की तरफ फैल गई। तो पूरे देश से एकदम खलबली मची, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी व्यापार करना है। तो ये खलबली जैसी मची, तो बहुत सारे देशों से व्यापारी लोग आने लगे। तो कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोग नहीं पहुंचे। तो मैं आपको बताता हूँ, पुर्तगाल से आए, पुर्तगाली लोग आए, पुर्तगाल से उसके बाद डच आए। डच वाले कब आए थे देखो बता दो। पुर्तगाल से 1498 ईस्वी में आया था वास्को डी गामा, कालीकट बंदरगाह पर केरल राज्य में। उसमें जमोरिन का शासक था। तो पुर्तगाल के बाद आया था डच। डच कब आया था अब बताओ, डच कब आया था? डच आया 1605 ईस्वी में। डच कब आया था? 1605 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज आया। अंग्रेज कब आया? 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में। उसके बाद आया डेनिस। डेनिस कब आया? 1620 ईस्वी में। 1620 ईस्वी में डेनिस आया। उसके बाद आया फ्रांस। फ्रांस कब आया? 1668 ईस्वी में। तो इस तरीके से बहुत सारे देशों से लोग अपनी अपनी कंपनी लेकर के आने लगे, बहुत सारे व्यापारी लोग आने लगे। अब इसी में आपस में सबका आपस में संघर्ष होता है, सब आपस में लड़ाई झगड़ करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ करते हैं। पुर्तगालियों से संघर्ष करता है, इसे डचों से चलता है, डचों से अंग्रेजों से चलता है। और अंग्रेज जब आते हैं तो उन्होंने एक ऐसा अपना पैर जमा दिया था कि सारे कंपनियों को भगा दिया था, सारे युद्ध करके भगा दिया था। तो सारे यहाँ से एक एक करके भागने लगे। तो फ्रांस से भी युद्ध हुआ था, फिर डेनिस से भी हुआ था, डच से भी, सब लोग अपने भागे। लास्ट में एक ही कंपनी बची थी, अंग्रेज की कंपनी बची थी, जो आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे से बैटल हुए थे। देखो रीजन क्या था, संघर्ष कैसे चल रहा था? अगर पुर्तगाल से जो आ रहे हैं और इधर से डच से जो आ रहे हैं, तो या फिर वहां पर अंग्रेज है, तो देखो यहाँ पर आपस में संघर्ष कैसे चलता था। अगर इधर से पुर्तगाल वाला आ रहा है, इधर से डच वाला आ रहा है, तो भारत पहुंचने से पहले ही आपस में लड़ाई करने लगते थे। क्यों? क्योंकि भाई मैं भारत से, मैं अकेला, मैं ऐसा व्यापारी बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा देश है। क्यों? क्योंकि देखो वो दोनों आपस में चाहते थे कि भारत से केवल मैं ही व्यापार करूं, इसके अलावा कोई व्यापार न करे। तो भारत पहुंचने से पहले ही वो समुद्र में आपस में लड़ाई करने लगते थे। और उसमें से एक ही रीजन बचता था उसमें से एक ही रीजन बचता था कि हम दोनों से पहुंचना है तो किसी एक को ही पहुंचना है। तो दोनों आपस में लड़ाई करने लगते थे। तो इस तरीके से आपस में संघर्ष चलता रहा था। डच से फ्रांस में भी लड़ाई चला, तो मतलब डच ऐसे फ्रांस में जैसे लड़ाई चला, तो वो भी आपस में ऐसे ही करते थे, एक दूसरे को डुबाने का काम करते थे, एक दूसरे को मारने का काम करते थे, हराने का काम करते थे, भगाने का काम करते थे। तो आपस में उन लोगों का बैटल चलते रहा, आपस में संघर्ष करते रहता, आपस में संघर्ष चलते रहा। तो लास्ट में एक ही कंपनी विजेता बनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज का था। तो यहाँ हमारा लाइफ खत्म होता है, हमारा ये जो बेसिक फंडामेंटल है खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसको डिटेल्स में पूरा डीपली में साथ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। थैंक्स, बाय।